डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह। यदि 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हों एक ही यौगिक में, तो IUPAC नाम के लिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 कार्बन का मतलब एथेन, एथेन डाई ओइक, एथेन डाइओइक अम्ल, और इसका साधारण नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। अब इसी तरह यदि ये यौगिक हो दो कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये 2 कार्बोक्सिलिक समूह जो हैं, है ना, कार्बन कुल कितने हैं? 3, 1 2 3 सीधी श्रृंखला में है। तो सीधी श्रृंखला का मतलब ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला का मतलब प्रोपेन, है ना। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन डाइओइक अम्ल। अब ये कंपाउंड आया जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गए हैं, है ना, ट्राई। अब वहां डाइओइक अम्ल कहा था हमने, यहां ट्राइओइक अम्ल नहीं कह पाएंगे, ट्राइओइक अम्ल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला लेंगे तो पहले हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में जो दोनों कार्बन थे कार्बोक्सिलिक समूह के, वो कार्बन श्रृंखला का भाग बन पा रहे थे, ये कार्बन श्रृंखला का भाग थे। अब जब हम श्रृंखला लेंगे तो यहां से अगर हम लेते हैं इस कार्बन से, तो ये कार्बन रह जाता है, ठीक है, और अगर इधर से लेते हैं तो ये कार्बन रह जाते हैं। तीनों कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला के भाग नहीं हो सकते कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले, तो इसीलिए यहां पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो प्रतिस्थापी है। अब हम इसको 2 को तो कहें डाइओइक अम्ल और इस एक को कहें प्रतिस्थापी, तो क्योंकि तीनों समूह एक जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है तो तीनों को प्राथमिकता एक जैसी मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नामकरण में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? कि ये तीनों जो कार्बोक्सिलिक समूह हैं इनको हम कार्बन को छोड़ दें, तीनों कार्बन को छोड़ दें तो शेष क्या बचा? 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन पर 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन संख्या 1 पर जुड़ा है, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर। तो यहां पर आएगा 1, 2, 3, फिर हाइफन, और अब ट्राई नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब हम ओइक अम्ल नाम देते हैं तो कार्बन को कार्ब नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन एल्केन की श्रृंखला में गिन चुके हैं, सिर्फ ओइक अम्ल कहते हैं, है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन हम इस एल्केन श्रृंखला में गिन चुके हैं। परंतु अब यहां पर इस श्रृंखला में क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले कार्बन नहीं गिने हैं तो वो कार्ब भी बोलना है, तो क्या हो गया? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस यही यहां पर, यहीं पर जो नामकरण में प्रश्न आएगा, साधारण वाला तो आएगा ही नहीं, कहीं जहां पर कुछ थोड़ा सा अंतर है वही आएगा, और अंतर क्या है वो हमें याद रखना है
ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। साधारण नाम अधिकतर उन यौगिकों के होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, कहीं से प्राप्त हुए हैं, तो पहले उनके साधारण नाम रख दिए गए, बाद में IUPAC नाम रखे गए। अब जैसे ये वाला आपका यौगिक था, इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? अब यहां पर भी 3 कार्बोक्सिलिक समूह है, तो उन तीनों को छोड़ दें। ठीक है, प्रोपेन। अब इधर से भी 1 कर सकते हैं, इधर से भी, तो यहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक समूह यहां जुड़े हैं प्रतिस्थापित, तो हमारा यौगिक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है, 1 1 3। 3 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हैं, कहां जुड़े हैं? ये इसका नाम हो गया 1 प्रोपेन, 1 2 3, और उस प्रोपेन के 1 पर 2 बार कार्बोक्सिलिक है, तो 1 1 2 बार आ गया, और 3 पर एक कार्बोक्सिलिक समूह है, तो 1 1 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हम बात करते हैं, तो बेंजीन वलय पे सीधा ही जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? बेंजीन से बना है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल के साथ यदि अन्य समूह जुड़े हों तो उनकी प्रतिस्थापन जो है वो साथ में बताएंगे हम। यहाँ पर यदि कोई दूसरा समूह जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 3 फ्लोरो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इस तरह से आपका नाम जो है वो बदलता जाएगा। एक ये यौगिक बहुत काम में आता है, क्या है? क्या यौगिक है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। तो इसका IUPAC नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अब जब ये नामकरण लिखते हैं तो ये जुड़ा हुआ आएगा एक साथ, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एक साथ आएगा और अम्ल अलग आएगा। साधारण नाम है इसका सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जिनके सामान्य नाम जो साधारण नाम है उनके अनुसार ये अधिक काम में आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियों की यदि हम बात करें, अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो अब यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस जो आएंगी वो सारी रिएक्शंस वो आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त यौगिक है ना कि हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं।
और उसके अतिरिक्त और भी जो हमारे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है वो भी हम पढ़ चुके हैं, बिना ऑक्सीजन वाले यौगिक, ठीक है। तो उनसे यदि बनाने की कोई विधि है तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज क्या है, खाली रिवीजन है। तो हम याद करने की कोशिश करें कि पहले हम कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, कहां कहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जा सकता है। पहली विधि अल्कोहल से। अल्कोहल से याद करें, अल्कोहल का पार्ट हमने पढ़ा था, RCH2OH। RCH2 इसलिए लिखा क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह हमें बनाना है ना, तो कार्बन आएगा, तो उस कार्बन को तो एक अलग लिख लिया, अब बाकी R अलग लिख दिया। तो ये अगर H है तो मेथेनॉल, CH3 है तो एथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद करें अल्कोहल की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण। किस किस से कर सकते हैं ऑक्सीकरण? अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4। कैसा KMnO4? अम्लीय या क्षारीय? दोनों से ही हो जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 से भी हो जाएगा और क्षारीय से भी हो जाएगा। अम्लीय KMnO4 थोड़ा दुर्बल ऑक्सीकारक है, क्षारीय KMnO4 थोड़ा उससे तीव्र ऑक्सीकारक है। तो तीव्र से तो होगा ही, दुर्बल से भी हो जाएगा। तो आपके पास अम्लीय या क्षारीय KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और जब पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे तो इसके साथ आगे या तो अम्ल लिखेंगे या OH माइनस लिखेंगे, तो अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम साथ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण से आपको RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त आप अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अम्लीय माध्यम में, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अम्लीय माध्यम में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ले सकते हैं। ये सभी अभिकर्मक क्या करेंगे? अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास दोबारा रिवीजन आया कि किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। याद करें हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पार्ट हमने पढ़ा है अभी। जब हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, जब हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यदि ऑक्सीकरण करें तो हमें एल्डिहाइड के लिए या तो बहुत ही दुर्बल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, रिएक्शन यहाँ रुक जाए, वरना एल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब चयन होगा अल्कोहल के लिए, ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का योग एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। यहां पर भी अभिकर्मक जो है HNO3 से ही हो जाता है। इसका मतलब अल्कोहल की तुलना में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसान है। पहले यहाँ पे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से तुरंत कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यदि एल्डिहाइड ही ले लिया तो इसका ऑक्सीकरण तो और भी आसानी से हो जाएगा, HNO3 से भी हो जाएगा, और बाकी KMnO4 और K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट इनसे तो होगा ही। ये जो ऑक्सीकारक हैं इनसे तो हो ही जाएगा। अल्कोहल का नाइट्रिक अम्ल से नहीं होगा, एल्डिहाइड का नाइट्रिक अम्ल से भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। दुर्बल ऑक्सीकारक है नाइट्रिक अम्ल KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुलना में। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी आपको किसकी प्राप्ति होगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि हमें बनाना है, एल्किल बेंजीन, साधारण यहाँ तो टोलुइन है,
जब हम एल्किल बेंजीन कहते हैं तो एल्किल बेंजीन का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किल श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ पर एक याद रखने की बात यह है कि ऑक्सीकरण थोड़ा सा प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन एरोमेटिक वलय से जुड़ा है, ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, थोड़ा सा प्रबल आपको ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KOH। KMnO4 किसके साथ लिया? क्षार के साथ, ठीक है। और ये कार्बन जो बेंजीन वलय से जुड़ा है, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, पहले COO, क्योंकि हमने KOH लिया है, क्षार की उपस्थिति है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेगा, लवण बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि क्षार की उपस्थिति है, तो क्षार की उपस्थिति में लवण बन जाएगा। इसका यदि हम जल अपघटन कर दें तो हमारे पास COOH की प्राप्ति होगी। अब देखो, यहाँ पर हमने इस कार्बन पे लगाया था, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले कार्बन पे लगा दिया, तो इससे ये नहीं है कि वो वहां शिफ्ट हो गया है, बेंजीन रिंग को मैंने घुमा दिया, ये मान लो। अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये बंद मैंने इस कार्बन से बनाया था और यहाँ पर बंद किससे बना दिया है? ऊपर वाले से। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ से बॉन्ड टूटकर यहाँ बन गया है। इसका अर्थ क्या है? जगह की कमी थी, इसको मैंने घुमा दिया है, अणु को घुमा दिया है, बॉन्ड नहीं टूटा है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, है ना, तो इसीलिए इसको यदि हम घुमा दें तो ऐसा दिखाई देगा। इस रिएक्शन में जो एक याद रखने की चीज है वो ये कि यदि हम एल्किल बेंजीन, टोलुइन लिया था अभी हमने, इसकी जगह कोई अन्य ले लें, CH2 CH2 CH3, जैसे ये क्या लिया हमने? प्रोपिल बेंजीन, प्रोपेन, प्रोपिल समूह जुड़ा है ना, और प्रोपिल बेंजीन का यदि हम ऑक्सीकरण करें, यही बिल्कुल यही कि रिएक्शन दोबारा क्या करें? KMnO4 KOH, तो क्या बनेगा? तब भी ऑक्सीकरण कहाँ होगा? इसी कार्बन पर होगा। कहाँ होगा? इसी कार्बन पर होगा, और उत्पाद वापस से क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल ही बनेगा। इस रिएक्शन में याद रखने की क्या बात है कि हम जब बेंजीन पर एल्किल बेंजीन लेते हैं तो ये एल्किल समूह कुछ भी हो, उत्पाद हमेशा हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक अम्ल, क्योंकि ऑक्सीकरण किस कार्बन का हो रहा है? जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, बाकी श्रृंखला तो टूट जाने वाली है, इसीलिए उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा? हमेशा बेंजोइक। ये ध्यान रखना है ना, कि ये अगर कुछ अलग अलग रिएक्टेंट हैं तो भी उत्पाद समान है। क्रियाविधि ऑक्सीकरण की होगी ना, एल्केन का ऑक्सीकरण, एल्केन पढ़ा है, एल्केन का जो ऑक्सीकरण था वही है। और अगली विधि कार्बोक्सिलिक समूह बनाने के लिए, और ये रिएक्शन बहुत काम में आती है जब एक यौगिक को दूसरे में, एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में बदलना हो, है ना, एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो, एक कार्बन बढ़ाना हो। जब हमें एल्किल श्रृंखला में एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? अल्कोहल भी यदि दिया हो तो अल्कोहल से भी हम क्या कर लेंगे? पहले ये देखिए, अल्कोहल को किस में बदल सकते हैं? एल्किल हैलाइड में बदल सकते हैं, रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड को हम किस में बदल सकते हैं? नाइट्राइल में। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन
है ना, KCN से करा दे, पढ़ चुके हैं हम हेलो एल्केन। एक कार्बन बढ़ गया, अब ये कार्बन बढ़ गया, इसको यदि हम ऑक्सीकरण कर दें, इसका हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दें, तो क्या बन जाएगा, RCO, पहले तो क्या बनेगा, NH2, क्या बना, H2 का योग हो गया, जल का योग हो गया, क्या बन गया, एमाइड, क्या बन गया, एमाइड। और इस एमाइड को फिर दोबारा हम और आगे जल अपघटन कर दें, थोड़ा सा तापमान बढ़ा दें, तो RCOOH, कार्बोक्सिलिक। तो आपके पास अगली विधि आ गई, क्या विधि आ गई, नाइट्राइल से, अब इसी में एक विधि और आ गई आगे, पांचवी विधि, एमाइड से, यहां एमाइड बना है और एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, तो आप एमाइड का जल अपघटन कर दें, तब भी आपको किसकी प्राप्ति होगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक और विधि आ गई। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ चुके हैं आप। एल्कीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि अगर याद हो किसी को, है किसी को याद, एल्कीन से, एल्कीन की अभिक्रियाएं याद है, एल्कीन सम्मित एल्कीन है या असम्मित एल्कीन है, इसकी पहचान करनी हो तो कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण, KMnO4, आपके पास RCOOH और यहाँ R' लिखा है। यदि दोनों R और R' अलग अलग होंगे तो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा, और यदि R और R' समान होंगे तो केवल एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि एल्कीन सम्मित है या असम्मित है। सम्मित का मतलब दोनों ओर एक जैसे एल्किल समूह जुड़े हैं डबल बॉन्ड के, और असम्मित का मतलब दोनों ओर अलग अलग जुड़े हैं। तो यह अभिक्रिया हमें काम आती है किसमें, सम्मित या असम्मित एल्कीन का पता लगाने के लिए, और यही अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि हो गई। अब दो का मिश्रण प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब असम्मित से तो ज्यादा काम नहीं आएगी, दो का मिक्सचर प्राप्त होगा, परंतु यदि सम्मित एल्कीन लेते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति हो सकती है, किससे, एल्कीन से। ये सब रिएक्शन देखिए पढ़ चुके हैं हम, है ना, सिर्फ रिवीजन है, तो नए सिरे से दोबारा याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ये दिमाग पर जोर डाल के याद करना है कि ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, और एक ही चीज को आप बार बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है बार बार, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन का ओजोनीकरण यदि हम याद करें, एल्काइन का ओजोनीकरण यदि हम याद करें तो कार्बोक्सिलिक, तो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और रह गई है,
क्या यौगिक है ये? ग्रीनियर अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलो एल्केन पढ़ा है ना हमने। कार्बोक्सिलिक अम्ल याद करें, रिएक्शन याद आ रही है किसी को? पढ़ी नहीं पढ़ी? CO2 है ना, इस CO2 को ऐसे लिख देते हैं हम, ग्रीनियर अभिकर्मक। क्या होगा? डबल बॉन्ड पर योग हो जाएगा इसका, है ना। C डबल बॉन्ड O पर, R कहाँ जाएगा? कार्बन पर, और MgX कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो आपको यहां पर क्या होगा? C, एक ऑक्सीजन को तो हम यहां लिख देते हैं R, और यहां पर O MgX। और अब इसका जल अपघटन देखिए, हमें अब याद हो गई ये चीजें, है ना, अपने आप याद आएंगी जब बार बार उसको ये सोचेंगे कि हमने पहले पढ़ी है। अगर इसको याद नहीं रखें कि पहले पढ़ी है और दोबारा नए सिरे से सोचें कि नई रिएक्शन है, तो हम याद ही नहीं करने की कोशिश करेंगे कि पहले पढ़ी है। हम नई रिएक्शन को याद करने में जोर लगा देंगे कि एक और रिएक्शन याद करनी है। देखो बहुत सारी रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डरते हैं हम कि रिएक्शन बहुत सारी हैं, पर वास्तविकता में रिएक्शंस बहुत सारी नहीं है, वो बार बार रिपीट होती है। किताब खोलते हैं तो लगता है ये क्या है, इतनी सारी रिएक्शन है ना, पर नहीं है इतनी सारी। तो अब आप इसका क्या कर दें? जल अपघटन क्या लिख दें? RCOOH प्लस इसका क्या बन जाएगा? MgXOH। सभी रिएक्शंस में एक ही चीज होती है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सेकेंड स्टेप सब में यही होता है। अब इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए, वापस जो हम चीज पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एक रिवाइज करते जा रहे हैं अपनी पुरानी चीजों को। रिएक्शंस, अभिक्रियाएं। अब जब हम अभिक्रियाएं की बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की, तो सबसे पहली अम्लीयता क्या हो जाएगी? अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल है, अम्ल है, तो इसका अम्लीय गुण कैसा होगा और क्यों होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे अम्ल है? ऐसे तो हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जब हम कहते हैं तो किसकी तुलना में दुर्बल? अकार्बनिक अम्लों की तुलना में। किसकी तुलना में? अकार्बनिक। अकार्बनिक अम्ल हमारे कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4, हाँ, HNO2, ये सभी क्या है? अकार्बनिक अम्ल हैं। और ये तीव्र अम्ल होते हैं क्योंकि जल में मिलाते ही सारा का सारा अम्ल H+ आयन में परिवर्तित हो जाता है। तीव्र क्यों है? क्योंकि pKa का मान कितना होता है? बहुत कम होता है। HCl के लिए कितना होता है? -7। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है, फिनॉल भी अम्लीय है। पर जब हमने फिनॉल पढ़ा था तब हमने कहा था कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से तो अधिक अम्लीय है, परंतु अकार्बनिक अम्लों से कम अम्लीय है। ठीक है। अब इसको हम कितने अम्लीय हैं उसको हम कैसे देखते हैं? pKa।
पीके वैल्यू से, और पीके वैल्यू कहाँ से आती है? जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या बनना चाहिए? RCOO माइनस और H3O प्लस। अगर ये सारा का सारा अम्ल, अगर सारे के सारे अणु, हाँ देखिए कुछ परेशानी है, सारे के सारे अणु यदि आयन बन जाते तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तीव्र हो जाता, प्रबल हो जाता। ठीक है, होता क्या है कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि कुछ अणु जल से मिलकर ये दोनों आयन बनाते हैं और ये दोनों आयन वापस से मिलकर इनको बना देते हैं। तो रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? RCOOH ये संरचना है। इस संरचना में क्या पास आ रहा है? जल, है ना, और जल क्या लेके जाने वाला है? हाइड्रोजन को। तो इसका मतलब जल इस हाइड्रोजन के नजदीक आएगा कहीं, तो हम यहां पर लिख दें जल। ठीक है, अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन डेल्टा ऋणावेश, कार्बन पर डेल्टा धनावेश। धनावेश के कारण ये क्या करेगा? इन बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये ऑक्सीजन जब ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये ऑक्सीजन पड़ोस में आके कहेगा भाई मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस ऑक्सीजन का साथ छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और यहां पर हमारे पास RCOO माइनस और ये बन गया H3O प्लस। और ये जो अब ऑक्सीजन के पास ऋणावेश है, इस ऋणावेश को ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन से क्या बने हैं? दो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहता है भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तेरे पास ही क्यों रहे? तो वो थोड़ी देर के लिए ये डबल बॉन्ड बना लेता है ना। ये वाला कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ये ऑक्सीजन क्या कहेगा? भाई उसी के साथ ज्यादा प्यार क्यों है? मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे से ले लो, उसको दे दो। तो ये इनमें क्या हुआ? अनुनाद। क्या हो गया? अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? परमाणुओं की स्थिति वही रहे, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदल जाए। तो परमाणु तो जहां थे जहां है, केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदल गई है, तो ये दो अनुनादी संरचनाएं बन गई। और वो अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं जिनमें एक जैसी संरचना होती है। यहां पर क्या है? एक कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड। यहां पर एक के साथ सिंगल, एक के साथ, मतलब इन दोनों की ऊर्जा क्या है? बराबर है। इसकी और इसकी ऊर्जा बराबर है। तो वो अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं जिनकी ऊर्जा में कम अंतर होता है ना। तो क्योंकि ये स्थायी आपका बन गया, इसीलिए रिएक्शन इस ओर चली जाती है। परंतु फिर भी फिनॉल की तुलना में अधिक तीव्र है ना। फिनॉल की तुलना में ये अधिक तीव्र है। ये हमने फिनॉल का पार्ट पढ़ते समय पढ़ा था। उसमें जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं फिनॉल में, वो एक जैसी ऊर्जा वाली नहीं है। यहाँ दोनों एक जैसी ऊर्जा वाली हैं, परंतु फिर भी रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल होने से क्या होगा? पढ़ा है हमने, इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना। साम्य स्थिरांक क्या होगा?
के इक्विलिब्रियम रिएक्शन का साम्य स्थिरांक किसके बराबर होगा? सांद्रता R COO माइनस और H3O प्लस डिवाइडेड बाय R COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्रता और जल की सांद्रता। अब जल क्योंकि अधिक मात्रा में है तो ये अभिक्रिया जब होती है तो जल की मात्रा में कितना सा अंतर पड़ेगा? ना के बराबर, क्योंकि जल बहुत ज्यादा है। तो जल की सांद्रता जो ये है ये एक तरह से स्थिरांक है ना, इसका मान देखें तो बदलता नहीं है। तो क्योंकि ये स्थिर है और ये भी स्थिर है तो इस स्थिरांक को हम इधर ले आए और वो एक नया स्थिरांक बन जाएगा Ka। Ka किसके बराबर? K इक्विलिब्रियम इनटू जल की सांद्रता, और ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा ये? R COO माइनस H3O प्लस R COOH। ये स्थिरांक आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब हम अगर कहें PKA, जिसे pH निकालते हैं, pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ अब यहां पर ये क्या हो गया? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka किसके बराबर हो गया? Pk, ठीक है। अब ये जो Pka वैल्यू है HCl के लिए हमने कहा कि Pka वैल्यू कितनी है? -7, है ना, बहुत प्रबल अम्ल है। यदि हमारे पास Pka वैल्यू 1 से कम होती है, 1 से कम है, 1 से कम का मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो, या 0 से भी कम होगी तो माइनस हो जाएगी। 1 से कम होने का मतलब या तो 0 से 1 के दशमलव में या ऋणात्मक, तो होगा प्रबल अम्ल। HCl की माइनस, और माइनस में भी 7 है ना। और यदि Pka का मान है 1 से 5 के मध्य, यदि 1 से 5 के मध्य है तो मध्यम अम्लता कितनी होगी? मध्यम। और यदि 5 से अधिक है ना, 5 से 15 तक, तो दुर्बल। फिनॉलों की अम्लता 5 से 15 के बीच होती है अधिकतर, हमने फिनॉल के पार्ट में भी पढ़ा था Pk। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अधिकतर 1 से 5 के मध्य है, और कुछ की अम्लता जो है वो Pk वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, तो वो थोड़ी सी तीव्रता बढ़ जाएगी। तीव्रता कैसे बढ़ेगी? तीव्रता कार्बोक्सिलिक अम्ल की कैसे बढ़ेगी? कोई भी वो कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बना? कार्बोक्सिलेट, है ना, ऋणात्मक आवेश है तो 8 लग गया, कार्बोक्सिलेट आयन। कोई भी वो कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व देता हो,
वो क्या करेगा, इसको आसानी से बनाएगा, अम्लता को बढ़ाएगा। और कौन सा कारक होगा, कोई भी वो समूह जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता हो, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता हो वो इस ऋणात्मक आवेश को बांट लेगा। बांटने का मतलब स्थायित्व। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जो इस आर में जुड़ा हो वो क्या करेगा, अम्लता को बढ़ाएगा। और वो कौन से समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं? कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, साइनो, बेंजीन वाले, फेनिल समूह। ये सभी समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह हैं और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ाते हैं। इनका जो क्रम है अम्लता को बढ़ाने का, फ्लोरीन हम जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में से सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की, है ना। अगर हम कहें CH3 समूह जुड़ा हो तो ये कैसा होगा? इन सब का प्रभाव क्या है? -I, इसका +I। तो CH3 क्या करेगा, अम्लता को कम करेगा। पर इस CH3 में यदि हम 3 हाइड्रोजन की जगह 3 फ्लोरीन लगा दें तो 3 फ्लोरीन इस कार्बन को क्या बना देंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, है ना। तो आपके पास अम्लता बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? CF3 समूह हो तो सबसे अधिक, CF3 समूह हो तो सबसे अधिक प्रभाव होगा नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह का -I के साथ -M प्रभाव भी होता है। साइनो समूह, नाइट्राइल, ठीक है, इन सब का प्रभाव -I के साथ -M, मीजोमेरी प्रभाव। हमने पढ़ा था पिछली बार कि -I प्रभाव क्या करता है, बंधी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और मीजोमेरी प्रभाव क्या करता है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको ही पूरी तरह से अपनी ओर स्थानांतरित कर लेता है। मीजोमेरी प्रभाव में पूरी तरह से स्थानांतरण हो जाता है। तो अब आपके पास ये समूह आ गए। याद रखने का तरीका, CF3 सबसे ज्यादा, NO2 2 ऑक्सीजन है इसमें एक जैसी, CN। अब हेलोजन आएंगे तो हेलोजन में सबसे पहले कौन सा आएगा, फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद बेंजीन। अब यदि आपसे ये पूछा जाए बढ़ती हुई अम्लता का क्रम या घटती हुई अम्लता का क्रम, एक उदाहरण कर लेते हैं हम। ये 5 यौगिक लिखे हैं मैंने। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, या एक और लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं इसमें। ये 1 2 3 4 5 और 6। अब ये बताएं सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, सबसे अधिक अम्लीय थर्ड। उसके बाद थर्ड के बाद 5 में 2 क्लोरीन जुड़े हैं, उसके बाद 4, क्योंकि यहां पर क्लोरीन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अगले कार्बन पर जुड़ा है
और यहाँ पर क्लोरीन तो है पर वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर 6, उसके बाद पहला और फिर दूसरा। दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेथिल समूह है, यहाँ पर एथिल समूह है, प्लस आई प्रभाव इसका ज्यादा होगा जितना बड़ा एल्किल समूह होगा, तो आपके पास 1 और फिर 2। कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता का क्रम, अगर हैलोजन की संख्या बढ़ रही है तो अम्लता बढ़ेगी, अगर हैलोजन की कार्बोक्सिलिक समूह से दूरी बढ़ रही है तो अम्लता कम होगी। हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में से, उसके अनुसार भी अम्लता पे प्रभाव पड़ेगा। और आपको जो क्रम लिख दिया नाइट्रो, यदि नाइट्रो भी दिया हो तो आप देखेंगे नाइट्रो है या हैलोजन है? नाइट्रो है तो अधिक अम्लीय होगा, हैलोजन है तो उससे कम अम्लीय होगा। तो इसमें अम्लता का क्रम और नोमेनक्लेचर, नामकरण जो है वो अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर की आपको प्रश्नों हल करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बाकी हमने देखा कि अधिकतर अभिक्रियाएं जो हैं वो सब पहले पढ़ी हुई अभिक्रियाओं का रिवीजन था, तो हमारा साथ साथ रिवीजन भी होता जा रहा है कि हमने पहले क्या पढ़ा है। कुछ अभिक्रियाएं, 2-4 अभिक्रियाएं ही अब ऐसी आएंगी जो कि आगे नहीं होंगी।